गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन अपना जो अगला चैप्टर है कार्य और ऊर्जा, उसमें हमने कार्य ऊर्जा के बारे में पढ़ा। ऊर्जा के एक प्रकार गतिज ऊर्जा को अपन पढ़ रहे थे कि किसी वस्तु में गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसके लिए हमने जो गणितीय सूत्र निकाला, मान लीजिए m द्रव्यमान की कोई वस्तु अगर v वेग से गतिशील है तो इसकी गतिज ऊर्जा याद करने का जो सूत्र है E के बराबर 1/2 mv²। ये इसका गणितीय विश्लेषण है। मान लीजिए अपने पास कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु जो अगर v वेग से गतिशील है तो उसकी गतिज ऊर्जा याद करने का सूत्र E के बराबर 1/2 mv² है। लेकिन ये प्रश्न थोड़ा अलग तरीके से परीक्षा में पूछा जाता है। हमें प्रश्न में से कोई दो चीजें दी जाएंगी और तीसरा हमें याद करना। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, यानी m बराबर कर दिया जाए 2m हो तो उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो गतिज ऊर्जा की परिभाषा से अपन जानते हैं 1/2 mv²। यहां अगर अपन m की जगह 2m लिखें तो 1/2 गुणा 2m गुणा v²। तो यहां m की जगह हमने 2m लिखा तो ये हो जाएगा 2 और 1/2 m ऐसे कैसे बच गया v²। 1/2 mv² को अपन e के लिख सकते हैं, इसलिए जो नई e के है यानी जो अब जो ऊर्जा आएगी वो हो जाएगी 2e के, यानी पहले वाली गतिज ऊर्जा की 2 गुनी हो जाती है। यदि द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए, m बराबर 2m कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा भी 2 गुना हो जाती है। ऐसे ही यदि प्रश्न पूछ लिया जाए, यदि वस्तु का वेग v बराबर 2v हो तो, यानी वेग यदि 2 गुना कर दिया जाए, यदि वेग पहले की अपेक्षा 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा भी कितनी वृद्धि होगी? तो E के बराबर 1/2 mv²। सूत्र है हमारे पास, यहाँ पर v की जगह लिखेंगे 2v, तो 1/2 गुणा m और गुणा 2v²। इसको अगर अपन हल करें तो 1/2 m ऐसे कैसे आ जाएगा और 2v² है तो यहाँ का तो हो जाएगा 4v²। अगर इस 4 को अपन अलग करें तो 4 कोष्टक में 1/2 mv²। तो जो नई गतिज ऊर्जा E के डैश है वो हो जाएगी 4 और 1/2 mv² को अपन E के लिखते हैं तो पहले की अपेक्षा 4 गुना हो जाती है। अब आपके लिए जो प्रश्न रखा जा रहा है यही इससे संबंधित है। यदि वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ वेग को v बराबर 2v किया है। अब यहाँ वेग को यदि आधा कर दिया जाए, v बराबर v/2 कर दिया जाए तो आपको इसका आंसर निकालना है। ये गतिज ऊर्जा इससे संबंधित ऐसे इस प्रकार के आंशिक प्रश्न या न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और इससे आगे का जो टॉपिक है वह है स्थितिज ऊर्जा। अगला अपना टॉपिक है स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि हमने यांत्रिक ऊर्जा पढ़ी और यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, यानी दोनों की योग के बराबर होती है। अगला पॉइंट स्थितिज ऊर्जा, इसकी परिभाषा है किसी वस्तु की स्थिति, आकृति एवं अवस्था में परिवर्तन के कारण
वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता अर्जित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति, आकृति एवं अवस्था में परिवर्तन के कारण उसमें जो ऊर्जा संचित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब स्थिति, आकृति या अवस्था में अगर परिवर्तन हो तो उसमें कार्य करने की क्षमता आ जाती है, जिसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे उदाहरण, धनुष के रबर को अपन पीछे की ओर अगर खींचें तो धनुष का जो रबर है उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए उसमें एक ऊर्जा संचित होगी, उसको स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। खिलौना कार में अपन चाबी घुमा के चाबी भरते हैं तो वह भी उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। और जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये स्थितिज ऊर्जा पुनः गतिज ऊर्जा में बदलेगी, जिसके कारण वह यांत्रिक कार्य यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है। बांध में ठहरा हुआ जो पानी है, बांध के अंदर भरा हुआ जो पानी है, उसमें भी स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। और आप स्प्रिंग को खींचते हैं यानी उसका प्रसार करते हैं, या उसको दबाते हैं यानी उसका संपीड़न करते हैं, तब उसकी आकृति में परिवर्तन होता है और उसमें एक ऊर्जा संचित हो जाती है, जिसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे हमने बचपन में रबर को पकड़कर खींचकर अपने ऊपर कान के पास छोड़ते हैं तो वह जोर से उसकी चोट लगती है, क्योंकि रबर को जब उसको खींचेंगे तो उसकी आकृति में परिवर्तन हुआ, उसकी आकृति में परिवर्तन होने से उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो गई, यानी कार्य करने की क्षमता अर्जित हो जाती है। जब आप उसको छोड़ेंगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलेगी, और गति करता हुआ जब वो हमारे कान से आकर टकराए तो कान पर चोट लगती है। तो स्थितिज ऊर्जा यानी किसी वस्तु की स्थिति, आकृति और अवस्था में परिवर्तन से उसमें जो ऊर्जा संचित होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और उसके उदाहरण, बांध में भरे हुए पानी के अंदर खिलौना कार में चाबी भरने पर, स्प्रिंग को प्रसारित करने या संपीड़ित करने पर, एवं गुलेल या धनुष के रबर को खींचने पर उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। अब इसका गणितीय विश्लेषण कैसे करें? तो स्थितिज ऊर्जा दो प्रकार की है। नंबर एक, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अगर किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता अर्जित होती है तो उसको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मान लीजिए अपने पास कोई अहम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इसको आप पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध अगर ऊपर की ओर उठाते हैं तो ऊपर की ओर उठाने से पहले इसकी स्थिति मान लीजिए A बिंदु पर है, अब बिंदु B पर होगी। स्थिति में परिवर्तन होने से इसमें ऊर्जा संचित होगी, जिसको अपन स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। लेकिन यह स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध अपन इसको ऊपर की ओर उठाते हैं, इसलिए इसको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य W बराबर आप जानते हैं F गुणा H होता है। तो यहाँ F बराबर तो हो जाएगा mg और H विस्थापन की जगह आप H लिखते हैं, तो किया गया कार्य W बराबर mgh, और यही कार्य इसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, इसलिए इसको लिखेंगे EP बराबर b mgh। EP बराबर mg। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है EP बराबर mgh। यहाँ ऊर्जा जो है वह इस वस्तु की ऊंचाई पर निर्भर करती है, न कि इसके पथ पर। यानी यह ऊर्जा इस प्रकार सीधी भी h है और इस प्रकार भी हो सकती है, यहां से लेकर यहां तक। तो स्थितिज ऊर्जा है वो इसके ऊंचाई h पर निर्भर करती है, न कि इसके इस पथ पर निर्भर नहीं करती है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर उठाया जाए तो उसमें कार्य करने की क्षमता अर्जित होती है, जिसको स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। और ये गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध है, इसलिए इसका नाम पड़ा है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। और इसको ज्ञात करने का सूत्र EP बराबर mg। और यहाँ ऊर्जा EP उस वस्तु की ऊंचाई पर निर्भर करती है, न कि उसके पथ पर। दूसरी जो स्थितिज ऊर्जा है वह है सरल लोलक के लिए स्थितिज ऊर्जा।
सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा। जब अपने पास जब कोई छोटी कोई वस्तु या कोई पिंड है, इस पिंड को अगर अपन धागे की सहायता से बांधकर किसी आधार के लटका दिया जाए, ये आधार मान लीजिए कोई धागा है जिसकी सहायता से एक पिंड को नीचे की ओर लटकाया गया है, तो इसको सरल लोलक कहा जाता है। जैसे घड़ी पेंडुलम की गति जो होती है वो सरल लोलक का उदाहरण है। ये एक सरल लोलक है। अब इस सरल लोलक जिसको धागे L लंबाई के किसी धागे से यहाँ किसी आधार से लटकाया हुआ है, कील से किसी आधार से लटकाया हुआ है, इस पिंड पर जो कि L लंबाई के धागे से नीचे की ओर लटका है, परंतु ये गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर लगता है जी mg, यानी m इस पिंड का द्रव्यमान और g गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये सामान्य अवस्था में है, जिसको साम्य अवस्था कहा जाता है, यानी अपनी मूल अवस्था में है, विराम अवस्था में है। जब इस पिंड के ऊपर अपन कार्य करें, यानी इस पिंड को पकड़कर अपन इसको एक तरफ थोड़ा सा विस्थापित यदि कर देते हैं, मान लीजिए इसको यहां से यहां A बिंदु से बिंदु B पर ले आते हैं। धागे की लंबाई वही है, लेकिन इसको हमने मान लीजिए अक्ष दूरी पर विस्थापन किया। जब आप इस सरल लोलक को अक्ष मीटर दूरी पर विस्थापित करते हैं, तो इसका जो गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वीय केंद्र जो है वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है, तल से थोड़ा ऊपर उठ जाता है। और यहाँ मान लीजिए बल F बराबर लग रहा था mg, और यह इसके साथ थीटा कोण बनाता है, इसलिए इसके ऊपर लगने वाले बल का मान हो जाएगा F बराबर mg sin थीटा, क्योंकि ये किसी कोण पर विस्थापित होता है। बल F बराबर mg sin थीटा। साइन जो थीटा जो है वो पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर होता है, कितने डिग्री के कोण पर होता है, ये थीटा कोण इसका मान है। अब यहाँ लंबाई है और ये विस्थापन है अक्ष है। यदि किसी सरल लोलक को अपन धागे से बांधकर स्वतंत्र पूर्वक लटकाते हैं, तो उसके ऊपर लगने वाले बल F बराबर होता है mg, लेकिन इसको अक्ष दूरी पर विस्थापित करने पर इसका गुरुत्वीय केंद्र अपने प्रारंभिक अवस्था से ऊपर उठ जाता है, इसलिए लगने वाले बल का मान F बराबर mg sin थीटा है। और इसकी विपरीत दिशा में ऊपर की ओर जो बल लगता है इस धागे के ऊपर, उसको बोलते हैं तनाव बल। और यह बल भी इस बल के बराबर ही होता है, लेकिन इसकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। यदि m द्रव्यमान, मान लीजिए इसका द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान m है, m द्रव्यमान को सरल लोलक को किसी L लंबाई के धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तथा यदि इसको अक्ष दूरी पर विस्थापित किया जाए, तो इसमें जो आपने कार्य किया है, यानी इसको विस्थापित करने के लिए आपने जो कार्य किया है, वो इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो W बराबर हो जाएगा mg/L अक्ष स्क्वायर, 1/2 mg/L अक्ष स्क्वायर। या इसको अपन लिख सकते हैं EP बराबर स्थितिज ऊर्जा बराबर 1/2 mg/L अक्ष स्क्वायर। और चूंकि यहाँ mg/L बराबर होता है K, क्योंकि पिंड का द्रव्यमान भी नियत है, पिंड इस धागे की लंबाई का मान भी नियत है, तथा पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चाहे यहाँ देख लो चाहे यहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान भी नियत है, इसलिए mg/L को अपन K लिख सकते हैं। तो यहाँ EP बराबर हो जाएगा 1/2 K अक्ष स्क्वायर। और यह किसी सरल लोलक के अंदर संचित स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र है। यहाँ के जो है, यहाँ के बल नियतांक है, के जो है उसको बल नियतांक कहते हैं, और बल नियतांक के बराबर हो जाएगा 2EP अक्ष स्क्वायर। अगर इसको ज्ञात करना है तो इसका सूत्र हो जाएगा 2EP अक्ष स्क्वायर, और इसका मात्रक होता है न्यूटन/मीटर।
तो ये सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का अपने पास सूत्र है। अब मान लीजिए अपने को कोई प्रश्न पूछे कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु को पृथ्वी तल से 3 मीटर ऊंचाई पर उठाया जाए तो उसके अंदर अर्जित हुई स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का, उत्पन्न हुई स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन सूत्र लगाएंगे EP बराबर या W बराबर mgh, m का मान 5, g का मान 9.8 और h का मान 3। तो जो आंसर है उसके आगे जूल लिखेंगे। लेकिन अगर कोई सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए दिए तो सरल लोलक के लिए आपको लंबाई का मान मिले, आपको अक्ष का मान मिले या स्प्रिंग नियतांक k का मान मिले तो EP का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो ये सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र है। तो दो प्रकार की हो गई स्थितिज ऊर्जा, एक गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और दूसरी सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा। अगला जो अपना ऊर्जा का जो पॉइंट है वह है विद्युत ऊर्जा। पिछले बार में हमने पढ़ा किसी चालक आर्मी या परिपथ में विभवांतर को बनाए रखने के लिए किए गए कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाती है। आवेशित कणों में निहित ऊर्जा, आवेशित कणों में निहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। आवेशित कण, आवेश वह कारक जिसके द्वारा ठोस, द्रव और गैस कि किसी कण की उपस्थिति का पता चलता है। आवेश दो प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव, धन आवेश और ऋण आवेश। आवेश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम थेलस वैज्ञानिक द्वारा किया गया। लेकिन आवेश के दो प्रकार होते हैं, ये बात सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक द्वारा बताई। आवेश वह कारक है जिसके द्वारा ठोस, द्रव और गैस आदि के अंदर कणों की उपस्थिति का पता चलता है। ये दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और दूसरा ऋणावेश। ये बात सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कही। और आवेशित कणों के कारण किसी पदार्थ में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। आवेश के रूप में अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ के अंदर प्रवाहित होते हैं। विद्युत ऊर्जा के कारण कोई जो चालक पदार्थ है उस चालक पदार्थ के अंदर अन्य जो आवेशित कण है वो या तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। अब दो स्थितियां हैं। नंबर एक, धनावेशित कण के चारों ओर किसी दूसरे धनावेशित कण को यदि लाया जाए, धनावेशित कण है अपने पास, इस धनावेशित कण के चारों ओर अगर दूसरे धनावेशित कणों को लाया जाए तो ये धनावेशित कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिसमें प्रतिकर्षण बल की दिशा बाहर की ओर होती है। किसी धनावेशित कण के चारों ओर यदि दूसरे धनावेशित कणों को लाया जाए तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है और लगने वाले प्रतिकर्षण बल की दिशा इस धनावेश से बाहर की ओर होती है। दूसरी जो स्थिति है वह है एक ऋण आवेशित कण के चारों ओर, एक ऋण आवेशित कण के चारों ओर यदि अन्य धनावेशित कणों को लाया जाए, यदि अन्य धनावेशित कणों को लाया जाए तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल की जो दिशा है वो बाहर से अंदर की ओर होती है। ये बाहर से अंदर की ओर होती है। तो विद्युत ऊर्जा आवेशित कणों में निहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है, जिसमें अन्य आवेशित कणों को लाने पर या तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल अनुभव करती है। ये नंबर एक
यदि अंदर कोई धनावेशित कण है और उसके चारों तरफ आप अन्य धनावेशित कणों को लाएं तो वो प्रतिकर्षण बल महसूस करेंगे जिसकी दिशा अंदर से बाहर की ओर होती है। और यदि अंदर की ओर ऋणावेशित कण है तो उसके चारों ओर अन्य धनावेशित कणों को लाने पर वह आकर्षण बल अनुभव करेगी और इन आकर्षण बल की जो दिशा है वो बाहर से अंदर की ओर होती है। अब विद्युत संयंत्र का अवलोकन यानी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कैसे किया जाए, तो ये अपना अगला पॉइंट है कि विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कैसे किया।